हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अपना आज का टॉपिक एनाप्लाज्मोसिस, जिसे येलो फीवर या गाल सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में रहने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक में आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके द्वारा आप फील्ड कंडीशन के अंदर एनाप्लाज्मा को आसानी से सस्पेक्ट कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करने में भी आपको हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए एनाप्लाज्मा क्या होता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि इन्फेक्शन काज करता है, और नॉन कंटेंजियस है, यानी कि ये एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलता, और एक टिक बोर्न डिजीज है, यानी कि इसके पीछे जो कारण रहता है वो एक प्रकार की जो टिक आप बोल सकते हैं वो रहता है। दोस्तों, इसका काजेटिव जो हीमोप्रोटोजोआ है वो एनाप्लाज्मा मार्जिनली या एनाप्लाज्मा सेंट्रियल है। ये एनाप्लाज्मा की इरेथ्रोसाइट के ऊपर पोजीशन से डिपेंड करता है कि वो एनाप्लाज्मा मार्जिनली है या एनाप्लाज्मा सेंट्रियल है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सी इसके स्ट्रेन मिलते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही दो स्ट्रेन है, क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यही स्ट्रेन ज़्यादातर पाए जाते हैं। बात की जाए तो इससे अफेक्ट होने वाली स्पीसीज कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये कैटल, शीप, गोट, डियर, जिराफ और बफेलो, इन सब को अफेक्ट करता है। ये डॉग्स को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये कई तरीके से अपने आप को ट्रांसमिट करता है, एक पशु से दूसरे पशु के अंदर लेके जाता है। इसमें मेन जो तरीका इसका रहता है वो ये टिक्स के माध्यम से जाता है। बुफेलिस माइक्रोफलस नाम की जो टिक्स रहती हैं उनके माध्यम से ये एक पशु से दूसरे पशु के अंदर जाता है। इसके अलावा ये मैकेनिकली, यानी कि जो ब्लड स्किंग फ्लाइज रहती हैं, जो खून चूसने वाली मक्खियां होती हैं, जैसे टेबनस या स्टोमेक्सिस, उनके माध्यम से भी एक पशु से दूसरे पशु के अंदर जाता है। इसके अलावा अगर आप सर्जिकल मटेरियल या नीडल्स वो यूज कर रहे हैं जिन्हें कि आपने पहले किसी ऐसे पशु पे यूज किया जिसे एनाप्लाज्मा था, और उनको आपने डिसइंफेक्ट नहीं किया है, स्टेरिलाइज नहीं किया है, तो उससे भी ये दूसरे पशु को हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक स्टडी ये भी है कि ये प्लेसेंटा के द्वारा भी माँ से बच्चे के अंदर पहुंच सकता है। ये पशु जो पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा दोस्तों, वो इन्फेक्टेड होगा, वो रिजर्वोयर के तौर पे काम करेगा, लेकिन वो डिजीज्ड नहीं होगा। हालांकि उसमें आपको एनीमिया की स्टेट मिलेगी। आप अगर उसको समय पर पहचान लेते हैं तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसके इंक्यूबेशन की पीरियड की बात की जाए दोस्तों, तो ये 15 से 40 दिन का रहता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, यानी कि ये शरीर के अंदर जाके कैसे काम करता है। दोस्तों, एनाप्लाज्मा एरेथ्रोसाइट के ऊपर खुद को स्टेबल कर लेता है, जिसके बाद इम्यून सिस्टम जो होता है वो उन एरेथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, ताकि शरीर का ये खुद का एक मैकेनिज्म है कि वो सेल्फ को इम्यून करता है दूर बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन चीज के लिए। शरीर खुद ब खुद उससे लड़ता है, फाइट करता है। तो इस इम्यून सिस्टम के चलते वो उस इरेथ्रोसाइट को पर्टिकुलर को डिस्ट्रॉय करता है। साथ के साथ वो कुछ ऐसी इरेथ्रोसाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है जिन पर के एनाप्लाज्मा नहीं है। तो हेल्थी अनहेल्थी दोनों इरेथ्रोसाइट की डिस्ट्रक्शन की वजह से जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है इरेथ्रोसाइट का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन के जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स के बनने की दर कम होती है, जबकि उनके डिस्ट्रॉय होने की दर बढ़ जाती है, जिससे कि पशु एनीमिया की स्टेज में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्टेड इरेथ्रोसाइट है वो स्प्लीन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे कि टोटल बिलिरुबिन और डिबिल इंक्रीज हो जाता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन पर पेलनेस आपको दिखाई देगी, पीलापन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्टेड हेमोसिट्रीन है वो लीवर में एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि लीवर पर लोड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसमें एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैटल रहते हैं, उन जो रूमिनेंट्स मेनली रहते हैं, उनमें लीवर एक ऐसी ऑर्गन है जो
सबसे लास्ट में डैमेज होता है। इसलिए कभी भी लीवर के बारे में शुरुआत में ही आपको सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि उस पे हल्का फुल्का आप डैमेज जरूर। दोस्तों, ये लीवर ओवरलोड होता है जिससे कि एनोरेक्सिया यानी कि पशु का खाना पीना छूट जाता है, उसका वेट सडनली लॉस होने लगता है। इसके अलावा उसके दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी अचानक से काफी ज्यादा गिर जाता है। जो एरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा हाई रेट में होता है। इसलिए पशु को हाइपोक्सिया यानी कि पशु का सांस लेने का जो प्रोसीजर रहता है उसमें बदलाव होता है। पशु लंबे लंबे सांस लेगा, बार बार सांस लेगा, उसकी गति पशु की सांस लेने की बढ़ जाएगी, उसको सांस लेते वक्त ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी हिमोप्रोटोजोआ की डिसीज है उनके अंदर कॉमन है कि पशु को पाइका हो जाता है। पाइका यानी कि वो मिट्टी खाने लगेगा, वो अजीबोगरीब चीजें खाएगा। इसके अलावा उसका क्लोटिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों कि आप अगर पशु को कहीं पर टीका इंजेक्शन लगाओगे तो वहां पर उसको ब्लीडिंग होगी और वो तुरंत नहीं रुकेगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा रुकने में। इसके अलावा अगर पैथोजेनेसिस की हमने बात कर ली दोस्तों, अब हम सिम्टम्स की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो आपको फीवर जो है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको फीवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप पशु में कॉन्स्टिपेशन होगी और उसके फीसिस जो है वो हार्ड और ड्राई होंगे, उसका यूरिन डार्क येलो कलर का होगा। इसके अलावा आपको म्यूकस मेम्ब्रेन पर उसके जो वल्वल मेम्ब्रेन है, जो उसकी ओकुलर मेम्ब्रेन है, जो उसके जीभ का एरिया है, वहां पर आपको हिमोरेजिक स्पॉट्स मिलेंगे, उसका वेट लॉस और प्रोडक्शन लॉस होगा। इसके अलावा पाइका मैंने आपको बताया पोस्ट होगा और हाइपोक्सिया जो मैंने आपको बताया वो होगा। अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात की जाए तो थिन ब्लड स्मीयर जिम्सा स्टेन के साथ बनाया जाता है, जिसमें कि एनिमल को डिटेक्ट किया जाता है कि इसको एनाप्लाज्मा है या नहीं। हालांकि सभी एनाप्लाज्मा से ग्रसित एनिमल्स को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ज्यादातर पशु जो हैं इसके कैरियर रहते हैं। इसलिए इसको काफी ध्यान से अगर लैब टेक्नीशियन डिटेक्ट करता है तो वो इसको डिटेक्ट कर पाता है, अदरवाइज इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर इसको डिटेक्ट करना भी है तो बेहतर ये रहेगा कि आप ब्लड जो कलेक्ट करें वो ईयर वेन से कलेक्ट करें, ना कि जुगुलर वेन से। उसमें इसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा आसान रहता है। इसमें आप लैब फाइंडिंग्स में आप देखेंगे कि पशु का हीमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीवी काफी लो रहेगा। मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट्स भी शेयर कर रहा हूं जिसमें आप ये स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसमें हमें चिंता कब करनी है? वैसे तो चिंता करने का मामला शुरू से ही है, जब भी आपका बॉर्डर लाइन से नीचे चला जाएगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीवी, आपको उसी टाइम अलर्ट हो जाना है। लेकिन अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन 4.5 से नीचे चला गया है या पीसीवी 15% से नीचे चला गया है तो उस टाइम पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ये आप लगा के चलिए कि मस्ट हो जाता है इस कंडीशन में, अदरवाइज पशु को बचा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें प्लेटलेट्स भी काफी लो हो जाती हैं। इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। आप जब पशु के लिम्फ नोड को चेक करेंगे तो वहां पर आपको एडिमा मिलेगा। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ब्लड से निकल के लिम्फ नोड्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोजिश आ जाती है। इसके अलावा टीबिल और डीबिल की वैल्यू मैंने आपको बताया इंक्रीज हुई मिलेगी। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए दोस्तों तो इसमें इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इसको माना जाता है। इसे आप 11 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एनएस के अंदर देंगे। आप इसको डायरेक्ट इसलिए ना दें क्योंकि ये काफी ज्यादा पेनफुल रहता है और पशु उसकी वजह से शौक में आ सकता है, इसलिए आप इसको एनएस में डिजोल्व करके उसके अकॉर्डिंग दे। ये 3 से 5 दिन देना रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पेरेंट्रल आप प्रिपरेशन यूज करेंगे उससे ये वाइप आउट नहीं हो पाता, पशु के अंदर से इसका सारा जो रिकेटेशिया वो नहीं जा पाता। इसलिए आप इसमें अगर इंजेक्शन ऑक्सीएलए यूज करते हैं यानी लॉन्ग एक्टिंग जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की प्रिपरेशन रहती है उसको आप 20 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं
और रिपीट करते हैं 48 आवर 4 डोसेस के लिए, तो उससे आप पशु की जान को बचा पाएंगे। वे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा इंजेक्शन इमिडोकार्ब डाइप्रोपेनेट जो कि इंडिया में मिलता है, उसको आप 3 mg या 5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। दोस्तों, इमिडोकार्ब जो है ये पशु को काफी ज्यादा परेशान करता है, इसलिए इसको देने से पहले आप एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन पशु को इंट्रामस्कुलर दें। हालांकि इमिडोकार्ब के इंजेक्शन के ऊपर सबकट और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट हैं, लेकिन आप इसे सबकट रूट से अगर देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये आपको 120 mg पर ml के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि 10 ml की जो वायल रहती है उसमें आपको 1200 mg इमेडोकार्ब मिलेगा। तो आप इसको अगर 3 mg के हिसाब से देते हैं तो 400 किलो के पशु के लिए पूरी वायल रहती है, लेकिन उसको आप एक साथ ना दें, उसको आप डिवाइडेड डोज में दें। हाफ डोज आप एक टाइम दें, उसके 2 घंटे बाद आप बची हुई हाफ डोज दे सकते हैं। तो इससे पशु का जान भी बच जाएगी, वो परेशान भी ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा आप इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स दें, जिसके अंदर विटामिन B1 B6 B12 रहता है, और मल्टीविटामिन का आप इंजेक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। वो पशु का ब्लड को भी जल्दी बढ़ाएगा, और इसके अलावा पशु को भूख भी उससे लगेगी। आप इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करें, इसको भी आप IV दें तो ज्यादा बेहतर है। इसको आप इंट्रामस्कुलर ना दें, क्योंकि ये काफी पेनफुल होता है, और पेन की वजह से पशु को शॉक भी आ सकता है, जिससे उसकी सडन डेथ हो सकती है। तो इसका भी आप IV यूज करें 3 से 5 दिन। ये भी पशु की इम्यूनिटी को भी एनहेंस करेगा, और उसके जो ब्लड का बनने की दर है उसको भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आप नेड्रोलैंड डेकानेट के नाम से जो इंजेक्शन आता है, जिसको डेकाड्यूराबोलिन भी बोला जाता है, उसको आप यूज करें। वो 200 से 400 mg पर 400 kg बॉडी वेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है जो पशु के मसल्स को भी पावर देगा, और उसका भूख को बढ़ाने में ये काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप उसको ओरल लिवर टॉनिक और आयरन सप्लीमेंटेशन करें। इसमें कुछ बातें जो ध्यान रखने की है दोस्तों, वो ये है कि जब भी PCV 15 से नीचे या हीमोग्लोबिन 4.5 से नीचे जाएगा, तो अगर संभव हो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीजिए, अगर आपके पास ब्लड बैग अवेलेबल है तो। कभी भी आयरन का इंजेक्शन ना दें, आप आयरन को ओरली सप्लीमेंट करें, क्योंकि आयरन जो रहता है पशु के अंदर RBC कम हुई है, आयरन कम नहीं हुआ है। जो डिस्ट्रॉयड RBC हैं वो लीवर के अंदर जमा हो गई हैं, इसलिए का एक कंटेंट रहता है वो लीवर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो गया है। अगर आप वहां पर और ज्यादा इंजेक्टेबल आयरन देते हैं तो वो भी लीवर के अंदर जाएगा, और वो और ज्यादा उसको एनोरेक्सिया की स्टेट में ही पहुंचाएगा, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें अगर किसी पशु को आप कंफर्म हो कि उसको एनाप्लाज्मा है, तो उसके ऊपर जो आपने निडल यूज की है उसे आप फेंक दें, उसको एक बार ही यूज करें, दूसरे पशु में यूज ना करें, वरना तो ये दूसरे पशु को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने की है कि एनाप्लाज्मा हमेशा ही, या 99% केसेस में 6 मंथ से ऊपर के जो बच्चे रहेंगे उनके अंदर होगा, और जो 2 साल से ऊपर पशु रहेगा उसके अंदर ये काफी ज्यादा सीवियर फॉर्म में होगा, काफी ज्यादा उसको फेटल फॉर्म वहां पर आपको दिखाई देगी। दोस्तों, इसके अलावा आप गिलोय घनवटी आती है वैद्यनाथ की, वो पशु को दिलवा सकते हैं। वो उसकी प्लेटलेट्स जो डाउन गई हैं उनको इंक्रीज करने में उसकी सहायता करेगा। आप जो गिलोय की बेल है उसके पत्तों का पानी भी अगर पिलवाएंगे तो वो भी पशु के लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफी सहायक रहेगी। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने से दोस्तों हमारे को मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह से आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।